ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्चना रविशंकर यादव, सांता क्रूज ईस्ट मनपा माध्यमिक विद्यालय में विषय विज्ञान की शिक्षिका, आप सभी का बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा प्रस्तुत इस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज हम इस लेक्चर में आपके विषय विज्ञान के पहले प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 1 में आने वाले जो है प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 अ में आने वाले प्रश्नों के विषय में बात करेंगे, जो मैं पीपीटी के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। जिसमें पहला चैप्टर जैसे आपका है गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण पाठ के अंदर प्रश्न क्रमांक 1 अ में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 अ जो है, इसकी बात करते समय हमको जो बेसिक जानकारी दिमाग में रखनी है वो ये है कि प्रश्न क्रमांक 1 अ में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति जो है, यह प्रश्न पहले से भी आता है और अभी भी वही आ रहा है। अभी क्या हुआ है, पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ है कि आपको विकल्प दिए जा रहे हैं। पहले आपको डायरेक्ट रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा जाता था और अभी आपको विकल्प दिए जाते हैं कि उस रिक्त स्थान पे आपको कौन सा विकल्प भरना है, जो कि और भी आपके लिए आसान हो जाता है प्रश्न को समझना और हल करना, जिसको हम बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रश्न क्रमांक 1 अ के अंदर पूछे जाते हैं अभी। तो पहले अध्याय से पहला चैप्टर जो कि गुरुत्वाकर्षण है, इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसके अंदर से जो एक लाइन की डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, उसमें से ही ज्यादातर जो है यह इस प्रकार के बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर के अंदर केपलर का नियम पढ़ा हुआ है, तो केपलर के नियम के अंदर पहला और दूसरा नियम जो है वो स्टेटमेंट है, कथन है, लेकिन तीसरा नियम जो है केपलर का वो क्या है, उसमें फॉर्मूला भी है। तो उस फॉर्मूला के आधार पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे केपलर का तीसरा नियम जो है वह कहता है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह का आवर्तकाल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। यह स्टेटमेंट है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल जिसको हम टी से डिनोट करते हैं और ग्रह की सूर्य से औसत दूरी को हम आर से स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला बनता है टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब, के को जहाँ पे हम केपलर नियतांक कहते हैं और आर क्यूब जो है वह औसत दूरी का घन होता है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर जो है आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह का आवर्तकाल सूर्य से उसकी औसत दूरी से किस प्रकार से संबंधित है। तो आपको इसमें 4 जो है विकल्प दिए जाएंगे, जैसे जिसमें से एक सही विकल्प होगा, जो कि सही विकल्प क्या है आपको पता है कि ग्रह का आवर्तकाल जो है उसका वर्ग वो समानुपाती होता है ग्रह की औसत, मैडम स्लाइड शो चालू कीजिए ना, स्लाइड शो। हेलो सर, आप कुछ बोल रहे हैं? स्लाइड शो चालू कर दीजिए मैडम। स्लाइड शो चालू कर दीजिए मैडम, स्लाइड शो। नहीं वो प्ले कर दीजिए ना। हाँ अभी नेक्स्ट कीजिए। सॉरी सर, मुझे लगा स्लाइड चल रही है। मैं कंटिन्यू करूं सर? ओके मैडम करिए। ठीक है सर। तो जिस प्रकार से मैं आपको बात कर रही थी कि पहले अध्याय में आपके किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो साइंस 1 में जो आपके 1 नंबर के प्रश्न अधिकतर जो न कि सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न, इसके अलावा भी पहले प्रश्न के अंदर जो भी प्रश्न आते हैं वो आपको वन लाइनर डेफिनेशन के अंदर से या फॉर्मूले के अंदर से ही अधिकतर पूछे जाते हैं। जहाँ पे व्याख्या करनी होगी वहाँ पे
एक नंबर के क्वेश्चन जो है वह कम बनते हैं। जो 1 लाइनर डेफिनेशन होते हैं, 2 लाइनर डेफिनेशन होते हैं, या जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर से ही जो है आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से कुछ उदाहरण मैंने आपको पहले चैप्टर से बताए हैं कि जैसे इसमें एक उदाहरण आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि दो द्रव्य कणों के बीच की दूरी r हो तो उनके मध्य क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह डैश के अनुपात में बदलता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए, उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उसका सूत्र क्या होता है। जब वह सूत्र आपको याद रहेगा तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पहले चैप्टर में ज्यादातर जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो सूत्र के आधार पे ही सूत्र पे ही आधारित होते हैं, सूत्र पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पे आपको गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला जो होता है कि Gm/r², ये पृथ्वी की सतह पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर बराबर होता है Gm/r², जहाँ पे G, कैपिटल G जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, कैपिटल M जो होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, R जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या होती है। प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। h ऊंचाई जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या में और ऐड हो जाएगी, तो जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में दिखाया गया है कि Gm/r+h का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से पहले पार्ट के अंदर आपको जो छोटे छोटे फॉर्मूला हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है कि गुरुत्वीय अचरांक G, गुरुत्वीय स्थिरांक भी जिसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी जिसको बोलते हैं G, इसकी SI इकाई क्या होती है। किसी भी फिजिक्स में किसी भी इसकी राशि की इकाई प्राप्त करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप उसके फॉर्मूले से भी इकाई प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है अचरांक G, उसका फॉर्मूला होता है G = F × M, कैपिटल M × स्मॉल m अपॉन F × r² अपॉन कैपिटल M × स्मॉल m। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो इकाई है वो निकाल सकते हैं, जहाँ पे F जिसको बल कहते हैं, बल का जो ये होता है इकाई वो होती है न्यूटन। फिर उसके बाद दूरी आती है, दूरी की इकाई होती है मीटर, जो कि दूरी का वर्ग है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे फिर सूत्र में m × m, कैपिटल M × स्मॉल m आता है, तो m जो है उसको किलोग्राम से डिनोट करते हैं द्रव्यमान को, तो किलोग्राम स्क्वायर ये जो है न्यूटन × मीटर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आपका इकाई होता है। ऐसे ही पिंड का पृथ्वी पर मुक्ति वेग, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया है आपको। जो मुक्ति वेग होता है पृथ्वी पर वो क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो है, दोनों प्रश्न हैं ये गुरुत्वाकर्षण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी और चंद्रमा पे किस प्रकार से परिवर्तित होता है, और उसके आधार पर जो है किसी भी पिंड का चंद्रमा और पृथ्वी पर भार किस प्रकार से परिवर्तित होता है उस पर डिपेंडेंट है। तो जो चंद्रमा और पृथ्वी पर भार का जो रेशियो होता है 1:6 का होता है। अगर आपको पृथ्वी पर भार दिया गया है किसी पिंड का और उसका भार चंद्रमा पर प्राप्त करना है, तो आपको उसको 6 से डिवाइड करना है। और अगर आपको किसी पिंड का भार जो है चंद्रमा पर दिया गया है और उसको अर्थ पर, पृथ्वी पर उसका भार प्राप्त करना है, तो आपको उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। इस सूत्र के आधार पर आप इस प्रकार के प्रश्नों को पहले चैप्टर के अंदर हल कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। इसी के आधार पर इसी प्रकार के प्रश्न आपको जो है पहले प्रश्न पत्र में पहले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं।
लास्ट ईयर भी पहले चैप्टर से एक प्रश्न पूछा गया था और पहले प्रश्न के हिसाब से पहला चैप्टर महत्वपूर्ण है, प्रश्न हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है। अभी हम सेकंड चैप्टर में देखते हैं। सेकंड चैप्टर आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से हर एक प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और बहुत ही स्कोरिंग भी है यह चैप्टर अंकों के हिसाब से। इस चैप्टर के अंदर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो है, इस चैप्टर के अंदर प्रश्नों को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो है आपका जो आवर्त सारणी है उसका एक रफ लेआउट जो है, रफ डायग्राम जो है आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक जो है अभ्यास नहीं किया हुआ है आवर्त सारणी को अपने घर में, अपने स्टडी जो है आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे उसको चिपका करके, तो आप अभी से करिए। अभी भी आपके पास बहुत समय है ये अभ्यास करने के लिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वह आपके स्टडी पे एक चार्ट पेपर के रूप में या आप खुद हाथ से बनाइए, वो होनी चाहिए। और जो क्लियर डिफरेंसेस हैं मोटे मोटे आवर्त सारणी में, जैसे आपको लेफ्ट साइड धातुएं होती हैं और राइट साइड अधातुएं होती हैं, लास्ट का समूह शून्य समूह होता है, बीच में फिर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो मोटा मोटा बात होती है ये सारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये चैप्टर अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। फिर उसी हिसाब से इसमें आपको तत्वों की संयोजकता भी ध्यान में रखनी होती है कि लेफ्ट साइड जो पहला समूह होता है उसमें तत्वों की संयोजकता 1+1 होती है। 1 संयोजकता होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है तो वो 1+ से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही जो सेकंड लास्ट समूह होता है उसमें भी तत्वों की संयोजकता 1 होती है, क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन लेस होता है तो हम उसको 1- से डिनोट करते हैं। तो जब कॉम्बिनेशन की बात होती है, जब संयोग की बात होती है इन तत्वों के बीच में, तो हमेशा जो पहले समूह का तत्व है अगर वो 17वें समूह सेकंड लास्ट समूह से ज्वाइन हो रहा है तो 1-to-1 वो संयोग होता है। एक तत्व जो है वो आपका पहले समूह से होगा और एक तत्व जो है वो लास्ट वाले समूह से होगा, क्योंकि दोनों की संयोजकता 1 होती है, एक की 1+ और एक की 1-, तो वो मिलके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। और जो लास्ट वाला समूह होता है आपका शून्य समूह, जिसकी संयोजकता शून्य होती है, जिसमें निष्क्रिय गैसें या जिनको आप नोबल गैस, आदर्श गैस या राज गैस इन सभी नामों से पहचानते हो, लास्ट समूह में वो गैसें भी होती हैं, तो उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और ये एक विशेषता उनकी ध्यान रखनी है कि उनको नोबल गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी संयोजकता शून्य होती है। संयोजकता शून्य क्यों होती है? क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है और वो किसी भी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए उनको राजवायु या नोबल गैस या निष्क्रिय गैस इन सभी नामों से जाना जाता है। तो प्रश्न इसमें इस चैप्टर में कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमको आइडिया मिलेगा कि पहले प्रश्न के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण में दिखाया है एक प्रश्न कि क्षारीय धातुओं की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। मैंने जैसे आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि क्षारीय धातुएं मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट समूह, पहला वाला समूह। तो पहले वाले समूह में सभी धातुएं होती हैं ऊपर से नीचे तक, और सब में जो है बाह्य कक्षा उनकी चाहे जो भी हो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जिसको वो जब भी किसी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उस एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि वो उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उनकी जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है, उनकी जो सबसे पास की राजवायु होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं और स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। तो क्षारीय धातुओं की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये प्रश्न क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु बहुत ही आसान है। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि क्षारीय धातुओं की संयोजकता क्या होती है, उनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो पहला समूह है, पहला समूह मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा। दूसरा समूह मतलब
एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा। इस प्रकार से पहले दूसरे समूह के लिए ये जो है वो लागू होता है, तीसरे समूह के लिए भी लागू होता है। लेकिन उसके बाद जब ट्रांजिशन या संक्रमण तत्वों की बात आती है, ट्रांजिशन मेटल की, तो उनकी जो संयोजकता होती है या उनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है वो परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण ही उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो पहला और दूसरा समूह का ये आंसर जो है बहुत ही क्लियर होता है। पहले समूह में बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे समूह में बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला समूह क्षारीय धातुएं, दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातुएं। पहले समूह के अंदर आपका सोडियम, पोटेशियम ये सब आता है, दूसरे में आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जिनके बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं या भूक्षारीय धातुएं भी जिसको कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है क्षारीय मृदा धातुएं या भूक्षारीय धातुओं की संयोजकता 2 है, अर्थात उनका आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान कौन से समूह में है? तो दूसरे समूह में है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तत्व X, अगला सवाल जो है किस इस जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ वो सिर्फ इस अभिप्राय से है कि आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चूंकि आपका सिलेबस रिड्यूस है और आपको सभी चीजें जो है टेक्सचुअल ही आने वाली हैं, जो टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड हैं वही आने वाली हैं, तो आपके लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने का चांस बहुत बढ़िया है अगर आप जो समय आपके पास बचा हुआ है इसमें लगन से पढ़ाई करते हैं और ईमानदारी से अपने साथ ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप बहुत अच्छा इस बार के एग्जाम में स्कोर करने वाले हैं। क्योंकि स्थिति जो समय है आज के समय में, जैसा जो कोरोना के संक्रमण से संसार जूझ रहा है, उसको देखते हुए जो भी आपके एजुकेशन में बदलाव किए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। अगर आप थोड़ा भी परिश्रम कर लोगे, अपने साथ ऑनेस्ट होके पढ़ाई करोगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर इस साल कर पाओगे। तो तीसरे प्रश्न की बात मैं यहाँ पे कर रही थी। तीसरा प्रश्न जो है, तत्व X के क्लोराइड का अणुसूत्र XCl है। यह यौगिक उच्च द्रवणांक वाला ठोस है। तत्व X आवर्त सारणी के जिस समूह में होगा उस समूह में निम्न में से कौन सा तत्व होगा? XCl, यहाँ पे आप देखिए XCl मतलब X सिर्फ एक एलिमेंट है और Cl भी एक एलिमेंट है, तो दोनों की जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है वो 1-1 की है। तो वह तत्व जिनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कक्षा में, वो जो है इस समूह के अंदर आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो इसमें से जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वह तत्व आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर सोडियम है, क्योंकि उसके बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुएं किस खंड में आती हैं? अधातुओं को किस खंड में रखा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो S खंड में सभी धातुएं आती हैं। अधातुओं को जो है वह P खंड में रखा जाता है, क्योंकि अधातुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्यतम कक्षा के, वो P ब्लॉक में फिल होते हैं, इसलिए उनको P खंड में रखा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा समूह डोबेराइनर का त्रिक नहीं है? तो डोबेराइनर त्रिक के कुछ उदाहरण जो है आपको दिए गए हैं। एक्चुअली इसमें ये प्रश्न आपको बनने के चांसेस कम हैं, क्योंकि डोबेराइनर के त्रिक के सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा जो उदाहरण है वो कट किए गए हैं। तो बहुत संभावना है कि इस प्रकार का प्रश्न आपको ना पूछा जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के समय में कितने तत्वों की खोज हुई थी? तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। 56 तत्वों की खोज तब तक हुई थी जब तक न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण किया था। कुछ एक प्रश्न है जो बिल्कुल ही डेटाबेस है, आप उसको उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको वो पढ़ के याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ये एक प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को कौन से समूह में स्थान दिया जाता है? हैलोजन जो है ये 17वें समूह के तत्व होते हैं, जिनके बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वह कम होता है।
तो दूसरे तत्वों से संयोग, दूसरे ऐसे तत्व जो एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं या एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, ऐसे तत्वों से हैलोजन जो है संयोग करते हैं और अपने यौगिक बनाते हैं। तो 17वें समूह में हैलोजन को रखा जाता है। निष्क्रिय तत्वों की मैंने आपको बात बताई। निष्क्रिय तत्व, राजवायु, निष्क्रिय गैस, इन सभी नामों से जाना जाता है उनको। निष्क्रिय तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो अष्टक होता है, अष्टक का जो नियम है, किसी तत्व को स्टेबल होने के लिए उसके बाह्य कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एकदम ही स्टेबल कंपाउंड रहेगा। वह यौगिक जो है, सॉरी, वह तत्व जो है वह किसी और तत्व से अभिक्रिया किसी भी प्रकार की नहीं करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 18वां समूह, जिसको शून्य समूह की गैसें, निष्क्रिय गैसें, निष्क्रिय तत्व, राजवायु, इन सभी नामों से जाना जाता है। यह तत्व जो है किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिसमें उदाहरण आप हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सभी तत्व होते हैं। अष्टक का नियम कौन से वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये भी जो है, ये भी डेटाबेस क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा बुक में रख के, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है एका बोरान तत्व को मंडलीव की आवर्त सारणी में कालांतर में से संबोधित किया जाता है। तो ये भी जो है एक एका बोरान तत्व जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसको किस नाम से जाना जाता था, ये आपको पढ़ना है और याद रखना है। और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला हैलोजन जो है, अभी समूह में जब आप तत्वों की स्टडी करोगे तो उनका अध्ययन जो है समूह में करना है और आवर्तों में करना है। आवर्त में जो उनके गुणधर्म है वो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं और समूह में कैसे परिवर्तित होते हैं। समूह में ऊपर पाए जाने वाले तत्वों के गुणधर्म क्या हैं और नीचे समूह में नीचे की तरफ, मतलब अधिक जिनका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक है, ऐसे तत्वों के गुणधर्म क्या हैं। जब आप उनका अध्ययन करोगे तब उसके अंदर आप इन तत्वों के, इन प्रश्नों के उत्तर जो है वह आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन जो होता है वो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस का उपयोग गुब्बारे तथा स्कूबा डाइविंग में किया जाता है? तो हीलियम गैस होती है जिसका उपयोग जो है गुब्बारे और स्कूबा डाइविंग के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर कोई ऐसा प्रश्न है जो लेफ्ट आउट, एक्सक्लूड किया गया है सिलेबस, उसके अंदर से आ जाता है, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये जो मैंने मटेरियल कलेक्ट किया है ये पिछले साल की पुस्तकों से ही कलेक्ट किया है। तो हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न हो इसमें जो अभी के प्रश्न में, अभी के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं हो। मुझे ध्यान रहेगा तो मैं जरूर आपको उसके बारे में बता दूंगी। ऐसे ही तीसरे चैप्टर के अंदर, जब तीसरा चैप्टर आप की बात हम करते हैं तो ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो आप इस चैप्टर में भी बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यह पार्ट जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण का लेखन जो है यह पढ़ना है, और उसके बाद का जो पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वो पढ़ना है। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करना है वो पढ़ना है। तो जब आप रासायनिक समीकरण का लेखन पढ़ते हो तो आपको बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे रासायनिक समीकरण में उत्पाद को किस तरफ लिखा जाता है, या अभिकारक को किस तरफ लिखा जाता है, या जो तीर का निशान होता है एरो के बाईं तरफ अभिकारक होता है या उत्पाद होता है। इस प्रकार के बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये चैप्टर जो है वो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर आपके लिए है और बहुत ही आसान भी है पढ़ने के हिसाब से। जैसे आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि
लोहे की कीलो तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया कौन से प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार आपको पुस्तक में दिए गए हैं, ये बहुत ही आसान है पढ़ने के लिए और 3 प्रकार ही दिए गए हैं, जिसमें है आपका संयोग अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन संयोग अभिक्रिया, विच्छेदन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो संयोग अभिक्रिया जहाँ पे दो तत्व मिल करके, दो या अधिक प्रोडक्ट तत्व मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो संयोग होता है। मतलब दो चीजें मिलती हैं और कोई एक ही चीज बनती है। दो भी हो सकता है या दो से अधिक चीजें मिलकर के कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो वो आपका संयोग अभिक्रिया हो गया। अपघटन जहाँ पे चीजें टूटती हैं, मतलब कोई एक कंपाउंड है, यौगिक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में टूट रहा है और प्रोडक्ट में एक से अधिक चीजें मिल रही हैं, तो वो अपघटन अभिक्रिया हुई। विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, यहाँ पे एक तत्व जो है किसी दूसरे तत्व को डिस्प्लेस करता है, उसको उसका स्थान जो है उसका स्थान ले लेता है, उसको उसके स्थान से हटा करके, तो उसको विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे अब आप इस प्रश्न में देखिए कि लोहे की कीलो तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है वो कंपाउंड है, उसमें दो चीजें हैं, कॉपर और सल्फेट, और लोहे की कीलो में सिर्फ लोहे की कीलें हैं। अब इनमें जो अभिक्रिया होगी, तो लोहे की कीलें जो है अगर सल्फेट के साथ जुड़ती हैं तो वो आयरन का, लोहे का सल्फेट बनाती हैं, और कॉपर को जो है सल्फेट से अलग करती हैं या विस्थापित करती हैं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुई, क्योंकि यहाँ पे लोहा जो है वो क्रियाशीलता के आधार पर से अलग करके कॉपर का स्थान ले रहा है। दूसरा प्रश्न जैसे दिया गया है आपको, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें रखने पर के निक्षेप के कारण कीलें लाल भूरी दिखाई देती हैं। वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, अभी यहाँ पे आपको आंसर अलग अलग हो गए। वहां पे भी कॉपर सल्फेट में लोहे की कीलें थी, अभिक्रिया का प्रकार आपको बताना था। यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस विलयन का कलर जो है लाल भूरा किस अवक्षेप के कारण दिखाई देता है, तो वो आपको बताना है। तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया हो रही है, जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर जो है अलग हो जा रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी जो है विस्थापन अभिक्रिया है। चौथा प्रश्न है आपका कि इन अभिक्रिया में संयोग अभिक्रिया पहचानना है। संयोग मतलब जुड़ना, जहाँ पे दो या अधिक चीजें जुड़ रही हैं और कोई उत्पाद बना रही हैं, तो वो संयोग अभिक्रिया होगी। इस चैप्टर के अंदर आप जब भी डेफिनेशंस पढ़ रहे हो अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो आप उदाहरण भी पढ़िए, और बहुत जरूरी है कि आप उसका लिखकर अभ्यास करिए। जब आप उसको रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को लिखे रहोगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि यह इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो रही है और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है या दर्शाया जाता है। संयोग, जैसे कि मैंने बताया, संयोग मतलब जुड़ना, योग मतलब जुड़ना, तो जहाँ पे दो या अधिक चीजें जुड़कर कोई एक चीज बना रही हैं, तो वो संयोग होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला उदाहरण कॉपर है और H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, वो अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट बना रहे हैं और हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें अभिकारी पदार्थ में दो चीजें हैं, प्रोडक्ट में, उत्पाद में भी दो चीजें बन रही हैं। दूसरे उदाहरण में आप देखिए कि हाइड्रोजन है और उसकी क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। मैंने संयोग बताया आपको, संयोग मतलब जुड़ना। यहाँ आप देखिए तो दो चीजें जुड़ रही हैं और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। तो संयोग अभिक्रिया का उदाहरण आपको यहाँ पे बी होगा। उसके बाद के उदाहरण आप देखिए तो ये सभी क्या है, अपघटन अभिक्रिया है, दोनों में ही
अब अगले प्रश्न में आपको अपघटन अपक्रिया भी पूछा गया है कि अपघटन अपक्रिया का उदाहरण क्या होगा। 5वें प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट में उसको जब ऊष्मा दी जाती है तो वो टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अपघटन का मतलब टूटना, दो चीजें जब टूट के अलग हो रही हैं तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो अधिक है और अभिकारी पदार्थ जो है वह कम है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कम है और अपक्रिया के उपरांत जो प्राप्त हो रहा है हमको उत्पाद वो अधिक है। एक, दो या दो से भी अधिक हो सकते हैं, मिनिमम दो तो होने ही अपघटन है अगर, तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से इसका अगला प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है कि को रासायनिक समीकरण के भाग में लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया में से किसको रासायनिक समीकरण के बाह्य भाग में लिखते हैं, तो अभिकारी पदार्थ जो होते हैं, जो अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको रासायनिक समीकरण के बाह्य भाग में लिखते हैं, और जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको रासायनिक समीकरण के दाएं भाग में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्रियाओं के बीच में तीर पर बने हुए डेल्टा चिन्ह द्वारा दर्शाया जो होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आपको पहचान लेना चाहिए। रसायन विज्ञान में डेल्टा द्वारा, इस चिन्ह द्वारा जो है वो हीट को दर्शाया जाता है। इस चिन्ह का मतलब होता है किसी पदार्थ को ऊष्मा जो है दी जा रही है, या किसी अभिक्रिया में से ऊष्मा जहाँ पे मुक्त भी हो रही होती है तो वहां पे भी हम इस जो ट्रायंगल के शेप का, त्रिभुज के आकार का चिन्ह होता है उसको दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन का रंग पहचानना है, तो ये आपको पढ़ के याद रखना है। इसमें जो है कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है कि आप इसको किसी ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। कुछ एक चीजें जो हैं साइंस में, जो डेटाबेस है उसको आपको पढ़ना है और याद रखना है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है, गंधहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो ये भी एक लाइन का आंसर है और ये भी आपको पढ़ के याद ही रखना है, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे जिसका नाम है विद्युत धारा के प्रभाव या विद्युत धारा के परिणाम। तो इस चैप्टर के अंदर कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर के अंदर भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इस चैप्टर के अंदर आपको विद्युत शक्ति या विभवांतर का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर, और जो एक या दो लाइन की डेफिनेशंस हैं उनके आधार पर आपको पहले क्वेश्चन के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विद्युत धारा निर्मित करने वाले उपकरण को कहते हैं, वह उपकरण जो विद्युत धारा को निर्मित करता है उसको क्या कहते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में बात कर लूं मैं। वोल्ट मीटर, अमीटर, धारा मापी, ये तीनों विकल्पों की बात कर लेते हैं। ज्यादातर जहाँ पे आपको मीटर शब्द किसी चीज से जुड़ रहा है मतलब वह मापने के लिए है, वह मापन की इकाई है। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर मापने की इकाई होता है, अमीटर जो होता है वो धारा मापने की इकाई होता है, और धारा मापी जो है वो भी एक उपकरण होता है। इसके बाद जो ऑप्शन बचा वह आपको विद्युत धारा को निर्मित करने का उपकरण होता है। अगला प्रश्न है कि लघु परिपथन में परिपथ में विद्युत धारा का परिणाम क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है। लघु परिपथन आपको टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है, और बहुविकल्पी प्रश्न भी इसके ऊपर इस प्रकार से बन सकता है कि लघु परिपथन में परिपथ में विद्युत धारा पर क्या परिणाम होता है, बढ़ जाती है, घट जाती है या स्थिर बनी रहती है।
तो इसमें विद्युत धारा जो है शॉर्ट सर्किट में क्या होती है। लघु परिपथन मतलब बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं हिंदी में जिनको हम उसके इंग्लिश नाम से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, शब्द होते हैं साइंस में जिनका आप इंग्लिश टर्म जानते हो, या बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका आप हिंदी में परिपथन जो होता है शॉर्ट सर्किट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का धारण में किस का है। तो ये आपको नियम जो है वो भी पढ़ना है और याद रखना है कि फ्लेमिंग के नियम है या सिर्फ दाहिने हाथ के नियम है। ये आपको नियमों में जो अंतर है इस चैप्टर के अंदर, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये सब अंतर जो है पहचानना है और उसको याद रखना है ताकि आपको प्रश्न को हल करने में आसानी हो। इस चैप्टर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर छोटी छोटी परिभाषाएं हैं एक एक लाइन की, उनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा या फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है, उनके ऊपर प्रश्न बनेगा। जैसे अगला प्रश्न है आपका कि किसी तार का प्रतिरोध जो है वह 100 ओम है, यदि इस तार में 10 सेकंड कालावधि के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो निर्मित ऊष्मा का परिणाम क्या होगा। तो जब ऊष्मा का प्रभाव आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे तो ऊष्मा के को मेजर करने के जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले सभी याद रखने हैं आपको, जिससे आप इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आप आसानी से हल कर सको। अगला प्रश्न है कि यदि किसी विद्युत बल्ब में 220 विभवांतर प्रयुक्त करने पर इतना एम्पियर विद्युत धारा 0.45 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की विद्युत शक्ति कितनी होगी। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला जो है P इक्वल्स टू आपको V अपॉन यहाँ पे आपका विद्युत शक्ति का फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना है ताकि आप इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आने वाले हैं वो आप आसानी से हल कर सकें। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, तभी आप इस सवाल का जो है आंसर प्राप्त कर सकोगे। इसके बाद है आपका लास्ट, आज के लिए लास्ट चैप्टर हमारा ऊष्मा। ऊष्मा चैप्टर में जो है हम पानी के बारे में, पानी के व्यवहार के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं और ऊष्मा के प्रभाव के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो है पानी के ऊपर, पानी के जो अवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है ऊष्मा और तापमान परिवर्तन के बाद, उसके ऊपर आधारित है। जैसे पहला ये प्रश्न है आपको कि पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में, 5वें चैप्टर में आपको हुप का एक उपकरण पढ़ाया जाता है पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। तो वो नाम आपको याद रखना है कि कौन सा उपकरण है, तो आप इस प्रश्न का आंसर जो है वो दे पाएंगे। असंगत व्यवहार क्यों कहते हैं पानी का, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। असंगत मतलब जो कि डिफरेंट है, जो अलग है। जैसे सभी पदार्थ जो होते हैं वो ठोस अवस्था में जो होता है उनका आयतन कम होता है, द्रव में उनका आयतन अधिक होता है, गैस में उनका आयतन और अधिक बढ़ता जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उनका आयतन जो है बढ़ता जाता है। बर्फ, पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी जब भी बर्फ बनता है तो उसका आयतन जो है बढ़ जाता है, फिर बर्फ जब पिघलती है तो उसका आयतन जो है कम होता है।
फिर पानी जब भाप बनने लगता है तो उसका आयतन बढ़ता है, तो पानी के जो आयतन में परिवर्तन है इस प्रकार से कि पहले बर्फ बनती है तो अधिक होता है, फिर पानी बनने पे कम हो जाता है और फिर बाद में बढ़ता है, जबकि दूसरे जो तत्व हैं, दूसरे जो पदार्थ हैं, उनका आयतन जो है तापमान बढ़ने के साथ डायरेक्टली बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम इसको असंगत कहते हैं या डिफरेंट जो है पानी का व्यवहार यह कहते हैं। और उसको मापने के लिए जो उपकरण बनाया गया है, हुप का उपकरण, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको अगर पूछा गया तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। हुप का उपकरण नाम आप हमेशा ही याद रख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि जब पानी उबलकर भाप में रूपांतरित होता है तब ये जो है, अब इसके बाद जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये बड़ा ही मतलब ध्यान रखने वाला, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तब इन प्रश्नों को समझ पाओगे और इनका आंसर जो है वो दे पाओगे कि पानी जब भाप में रूपांतरित होता है, पानी बॉईल होने के बाद जब पानी का भाप बनने लगता है तो जो ऊष्मा जो ये होता है, तापमान होता है, वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। यहाँ पे आंसर दिया है कि ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब पानी को भाप बनाने के लिए आपको हीट करना पड़ता है, मतलब ऊष्मा जो है उसमें अवशोषित हो रही है, परंतु तापमान स्थिर बना रहता है। क्यों स्थिर बना रहता है? क्योंकि जो ऊष्मा जाती है वो पानी को भाप बनाने में इस्तेमाल हो जाती है, के बाद बढ़ता नहीं है, क्योंकि जो तापमान होता है वो पानी को वाष्प बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। तो ऊष्मा अवशोषित होती है परंतु तापमान जो है वो स्थिर बना रहता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, सॉरी यहाँ पे आंसर्स पे भी टिक मार्क है, बुक में पहले से था पेन से। स्थिर दाब पर जब घनीभवन की प्रक्रिया होती है, अब स्थिर दाब मतलब जब दाब जो है वो स्थिर रहता है, प्रेशर, दाब मतलब प्रेशर। जब घनीभवन की प्रक्रिया होती है, घनीभवन मतलब क्या होता है? जब गैस जो है द्रव में परिवर्तित होती है, गैस को द्रव में परिवर्तित करने का यही एक तरीका है कि उसको उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उस पर दाब अप्लाई किया जाता है, तो वह जो है द्रव में परिवर्तित हो जाती है। या बहुत तापमान को बहुत अधिक कम करके भी गैस को द्रवित किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्थिर दाब पर जब घनीभवन की प्रक्रिया होती है, मतलब दाब जो है वो स्थिर है, दाब को और अधिक नहीं बढ़ाया जा रहा है, तब ऊष्मा अवशोषित होती है तथा तापमान बढ़ता है। ऊष्मा अवशोषित होती है परंतु तापमान स्थिर रहता है। ऊष्मा उन्मोचित होती है तथा तापमान कम हो जाता है। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा, पानी जब भाप बनने लगता है तो ऊष्मा दी जाती है लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ता है। ऐसे ही जब पानी द्रवित होने लगता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है उसमें, सॉरी ऊष्मा उन्मोचित होती है, मतलब ऊष्मा उसमें से निकलती है हीट, लेकिन उसका तापमान जो है वो स्थिर बना रहता है, क्योंकि जो ऊष्मा निकल जाती है वो पानी को द्रव बनाने में, गैस को, भाप को द्रव बनाने में इस्तेमाल हो जाती है, तो इसलिए उसका तापमान जो है और अधिक कम नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि बर्फ का तापमान उसमें मिलाने पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम किया जा सकता है। बर्फ है, बर्फ से जब पानी बनना शुरू होता है तो उसका तापमान जो है वो स्लाइटली ड्रॉप होता है, थोड़ा सा ड्रॉप होता है, फिर उसका तापमान जो है बढ़ता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज को द्रवित होने के लिए, पिघलने के लिए उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे हम यही समझ सकते हैं कि भाई उसका तापमान बढ़ेगा तभी वो बर्फ जो है पानी में परिवर्तित होगा, लेकिन वो द्रवित होने के लिए, वो शुरुआत होने के लिए उसका तापमान थोड़ा कम होता है, फिर वो तापमान बढ़ता है। तो ऐसे बर्फ को का तापमान उसमें नमक मिलाने पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम किया जा सकता है। बर्फ में आप नमक मिलाओगे, बर्फ धीरे धीरे और तेजी से पिघलना शुरू होगी
उसका तापमान स्लाइटली कम होगा और फिर बाद में बढ़ेगा जब वो अधिक पिघल जाएगी तो। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से कि बर्फ या पानी ऐसा पदार्थ है जो कि पिघलते समय प्रसरित होता है और घनीभवन या हिमीकरण के समय आकुंचित होता है। अब यहाँ पे ये सब टर्म्स हैं, प्रसरित और आकुंचित, इन सब के मतलब आपको समझना चाहिए। सबसे पहले तो प्रसरित मतलब फैलना, आकुंचित मतलब सिकुड़ना, और जैसे कि मैं आयतन की बात कर रही थी, प्रसरित होना मतलब उसका आयतन बढ़ना और आकुंचित होना मतलब उसका आयतन कम होना। पिघलते समय मतलब बर्फ पिघल रही है तो वो प्रसरित होती है, और घनीभवन मतलब जब बर्फ, पानी से बर्फ बन रहा है। पिघलना मतलब बर्फ का पानी बनना और घनीभवन मतलब वाष्प का पानी बनना। या हिमीकरण, हिमीकरण का मतलब पानी का बर्फ बनना के समय आकुंचित होता है मतलब कम होता है। अगला आंसर है आपको कि पिघलते समय आकुंचित होता है। आकुंचित होता है मतलब कम होता है पिघलते समय, और घनीभवन के समय उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। और अगला आंसर है कि पिघलते समय आकुंचित होता है और घनीभवन के समय प्रसरित होता है। जैसे मैंने पानी के असंगत व्यवहार के बारे में आपको बताया कि पानी का असंगत व्यवहार यही है कि जब वह बर्फ बनता है तो उसका तापमान आयतन थोड़ा बड़ा हुआ होता है, और फिर जब वो पिघलता है, पानी बनता है, तो उसका आयतन जो है कम हो जाता है। फिर पानी को अगर और अधिक ऊष्मा दी जाती है तो उस पर जब वाष्प बनती है तो भले उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन बर्फ से पानी बनने के बाद पानी का आयतन जो है बर्फ की तुलना में कम होता है। इसी कारण आपको इस चैप्टर के अंदर जैसे 2 नंबर की टिप्पणी में भी पढ़ाया जाएगा कि बर्फ के सर्दियों के समय जो पानी की पाइपें होती हैं, जो ठंडे प्रदेश है वहां पे, वो अक्सर फट जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी इसी प्रश्न के आधार पर होता है कि पानी से जब भी बर्फ बनती है तो उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। तो उस बड़े हुए आयतन के कारण जो पानी की पाइपें, नल वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न कि 0 डिग्री तापमान वाली 1 ग्राम बर्फ पिघलकर उसी तापमान का 1 ग्राम पानी तैयार होने के लिए कितनी ऊष्मा जो है वो अवशोषित होगी। तो ये जो है प्योरली डेटाबेस क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम के समय तक उसको याद रखना है। तो आप उसको अपना जो है पढ़ाई करिए और अच्छे से याद रखिए। ये दोनों आगे के प्रश्न जो हैं ये डेटाबेस हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ये भी आपको पाठ के अंदर दिया गया है। तो जो इस प्रकार से जिनका एक ही आंसर है और वो आपको बुक में दिया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं पढ़ने के लिए, आप एक नोटबुक लीजिए और चैप्टर वाइज ऐसे लिख डालिए। जैसे 0 डिग्री तापमान वाली 1 ग्राम बर्फ पिघलकर उसी तापमान का 1 ग्राम पानी बनाने के लिए इतने कैलोरी ऊष्मा लगती है। अब पानी की वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, इनका आप एक नोट बना लीजिए। आपके जो भी चैप्टर हैं 10-12 पेज, आप एक एक लाइन सभी लिख, चैप्टर वाइज इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर लिख लीजिए। तो आपको एग्जाम के समय में आप 2 मिनट का भी समय दोगे तो आप एक पेज पे देख सकते हैं कि हाँ इस चैप्टर से इस प्रकार के प्रश्न, जो डेटा वाले प्रश्न हैं, इनका आंसर आप फटाक से आपको याद रहेगा। इसी के साथ मैं इस लेक्चर का एंड करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जो है चैप्टर्स के डिस्कस करने के लिए आप कल का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।